आज से लगभग पौने 200 साल पहले यानी सन 1838 से 1842 के दौरान पहली अफगान ब्रिटिश जंग लड़ी गई थी, जिसमें लगभग 16 से 20 हजार की तादाद वाली ब्रिटिश फौज में से हर फौजी को पठानों ने कत्ल कर दिया था। सिर्फ विलियम ब्राइडन अपनी जान बचाकर छिपते छिपाते काबुल से भागते भागते पेशावर पहुंचा था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे एलिजाबेथ बटलर ने बनाया था। इस तस्वीर में जनवरी 1842 में जलालाबाद के ब्रिटिश आर्मी बेस पर पहुंचने वाले विलियम ब्राइडन को दिखाया गया है। काबुल से लगभग 16,000 ब्रिटिश फौज ने विलियम ब्राइडन के साथ वापसी के सफर की शुरुआत करी थी, लेकिन सिर्फ वाहिद ब्रिटिश विलियम ब्राइडन को कामयाबी मिली थी जिंदा ब्रिटिश आर्मी बेस तक पहुंचने में। बाकी सब पठानों के हाथों मारे गए थे और इस जंग में उस वक्त के तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बर्बाद हुआ था, जिसको भारत की गरीब आवाम से अंग्रेजी हुकूमत ने वसूला था। मौजूदा दौर में अफगानिस्तान में पठानों से भिड़कर पहले रशिया की फौज हार कर भाग चुकी है और अब अमेरिकियों की सांसें भी फूल रही हैं। ट्रंप ने कह दिया है कि क्रिसमस तक हर हाल में अफगानिस्तान में बची खुची अमेरिकी फौज भी अमेरिका वापस लौट जाएगी। अफगानिस्तान से अपनी जान छुड़ाने के लिए ट्रंप मोदी सरकार को मोहरा बनाकर भारत को अफगानिस्तान में फंसा देने की चाल चल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे इंटरनेशनल सियासत के जानकारों का मानना है कि अमेरिका तो चाहता है कि भारत और चीन के रिश्ते इस हद तक खराब हो जाएं कि दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ फौजी मोर्चा खोल दें, ताकि एशिया में अमेरिका भारत को अपना पिट्ठू बनाने में कामयाबी हासिल कर सके। बहरहाल अमेरिका, अफगानिस्तान और भारत को लेकर खबरों का बाजार गर्म है, लेकिन भारतीय मीडिया में इस खबर को नजरअंदाज कर दिया गया है। दरअसल अफगानिस्तान के सालों तक फॉरेन मिनिस्टर रहे और अफगानिस्तान में प्रेसिडेंट अशरफ गनी के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले डॉक्टर अब्दुल्ला, जो आजकल अफगानिस्तान की नेशनल मेल मिलाप काउंसिल यानी काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसाइलेशन के चेयरमैन भी हैं और वहीं दोहा में अफगान सरकार की तरफ से तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने भारत आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मुलाकात करी है। अहम बात यह है, नरेंद्र मोदी से मिलने से पहले डॉक्टर अब्दुल्ला ने अपने भारत दौरे के पहले ही दिन यानी बीते वेडनेसडे को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से भी मुलाकात करी थी, जिसमें उन्होंने दोहा में अफगान सरकार और तालिबान के बीच चल रही बातचीत पर डिस्कशन किया था, ऐसा बताया जा रहा है। अब आपको बता दूं कि कतर की कैपिटल दोहा में अमेरिका, काबुल सरकार और तालिबान के बीच 19 साल से चल रही जंग को खत्म करने के लिए पहली बार सीधी बातचीत चल रही है और इस बातचीत की पहल अमेरिका ने करी थी और इस बार भारत भी इसमें शामिल हुआ है। लेकिन इस बातचीत को हेड कर रहे अफगान सरकार की तरफ से डॉक्टर अब्दुल्ला की नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल से क्या बातचीत हुई है, इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन ना तो इंडियन अखबारों ने छापी है और ना ही मोदी सरकार की वेबसाइट पर इसको लेकर कुछ अपलोड किया गया है। मतलब तालिबान के साथ चल रहे समझौते की मीटिंग के बीचों बीच डॉक्टर अब्दुल्ला दिल्ली क्यों आए थे, किसी को नहीं पता। कमाल है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश, रशिया और अमेरिका के साथ साथ अब पूरी दुनिया को यह पता चल चुका है कि तालिबान अपने मालिक खुद हैं। उनके कई ग्रुप्स हैं, उनमें से ज्यादातर गिलजई पठान हैं। हर पठान अपना मालिक खुद होता है, ऐसा माना जाता है। इन पठानों से लड़कर पहले रशिया ने घुटने टेके और अब अमेरिका भी पछता रहा है। अब आपको 1979 के अफगानिस्तान में ले चलती हूं ताकि आप अफगानिस्तान को थोड़ा और करीब से जान सकें। 27 दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन की फौज ने अफगानिस्तान पर जमीनी और हवाई रस्तों से हमला किया था और इसी दिन काबुल में कैसर ताजबेग में मौजूद अफगानिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट हफीजुल्लाह अमीन को जहर देने के बाद कत्ल कर दिया गया था। कुछ हिस्टोरियन के हिसाब से सोवियत यूनियन की फौज 24 दिसंबर की रात को अफगानिस्तान में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने ताजबेग पर हमला 27 दिसंबर की शाम को किया था।
ये वो वक्त था जब अफगानिस्तान में प्रेसिडेंट महमूद दाऊद खान की सरकार का तख्ता पलटे 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। इनकलाब-ए सोर के बाद बनने वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी, जिसके पहले प्रेसिडेंट नूर मोहम्मद तरक्की को उन्हीं की पार्टी के हफीजुल्लाह अमीन ने कत्ल करके सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया था। उस वक्त अफगानिस्तान के होम मिनिस्टर फकीर मोहम्मद फकीर थे। फकीर मोहम्मद फकीर के मुताबिक अफगानिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट हफीजुल्लाह अमीन की मौत जहर से नहीं हुई थी, बल्कि रशा की फौज उन्हें अपने दूतावास या फिर शायद रशा ले गई थी और उसके बाद में उन्हें खत्म कर दिया गया था। कुछ हिस्टोरियन, कुछ इतिहासकारों के हिसाब से हफीजुल्लाह अमीन को उनके परिवार, उनकी फैमिली के सामने रशा की फौज ने गोली मारकर खत्म कर दिया था। मोहम्मद फकीर के हिसाब से उन्होंने प्रेसिडेंट हफीजुल्लाह अमीन से कभी भी सोवियत यूनियन के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनी थी और न ही उनकी सरकार सोवियत यूनियन के खिलाफ थी। उनके मुताबिक रशा की फौज ने अफगान सरकार को बताया था कि वो असलह लेकर आ रहे हैं और इसी बहाने उनकी फौजें जमीनी और हवाई रस्तों से अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी। अफगानिस्तान पर हमले के बाद सोवियत यूनियन की फौज लगभग 9 साल तक अफगानिस्तान में रही थी, जहां मुजाहिदीन उनके खिलाफ नॉन ऑफिशियल यानी गैर आधिकारिक तौर पर जंग लड़ते रहे थे। प्रेसिडेंट हफीजुल्लाह अमीन की मौत के बाद सोवियत संघ की मदद से उस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बबरक कारमल को सत्ता सौंपी गई थी और फिर अफगान सरकार और सोवियत यूनियन एक तरफ हो गए, जबकि मुजाहिदीन उनके खिलाफ जंग लड़ते रहे। पाकिस्तान और कई दूसरे देश आखिरी दम तक अफगान मुजाहिदीनों को सपोर्ट करते रहे। 1981 में यानी लगभग 40 साल पहले अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री बबरक कारमल चाहते थे कि भारत अफगानिस्तान में अपनी फौजें भेजे और जब 15 साल पहले हामिद करजई की सरकार बनी तो अमेरिका चाहता था कि उसकी जगह भारत की फौजें काबुल में चली जाएं। भारत के प्रधानमंत्रियों में इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के सामने भी भारतीय फौज को अफगानिस्तान भेजने की बात रखी गई थी, लेकिन सब ने साफ तौर पर मना कर दिया था। और अब तो श्रीलंका में भारतीय फौज को भेजने का कड़वा तजुर्बा भी देश के सामने आ चुका है। पर अब लगता है कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें फिसल ना जाए कि पिछले प्रधानमंत्री तो कमजोर थे और वो 30 साल में सबसे ज्यादा तगड़े बहुमत से चुने गए प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वो नोटबंदी की तरह भारतीय फौज को काबुल भेजने की हिम्मत क्यों ना दिखाएं। पर उनका ऐसा करना एक बहुत बड़ी भूल होगी। वापस अफगानी नेता और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी के नंबर 2 की हैसियत रखने वाले डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला के भारत के दौरे की खबर पर लौटते हैं। तो भारतीय अखबारों में जो कुछ उनकी दौरे से जुड़ी खबरें हैं, उसमें वही घिसी पिटी बात छपी है जो भारत सरकार कुछ सालों पहले से दोहराती आई है। यानी अफगानिस्तान में जो भी हल निकले वो अफगानों के लिए, अफगानों के हिसाब से और अफगानों के फायदे के मुताबिक ही होना चाहिए। अब भारत सरकार से कोई पूछे कि अगर ऐसा ही होना चाहिए तो मोदी सरकार और अमेरिका बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हैं। सबको पता है मोदी सरकार अमेरिका की वजह से यह काम कर रही है। ट्रंप ने कह दिया है कि हमारी फौजें क्रिसमस तक अफगानिस्तान से लौट आएंगी, पर ट्रंप ने यह नहीं बताया कि अमेरिकी फौज के लौट जाने के बाद भारत ने जो करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में किया है उसका क्या होगा, काबुल में क्या होगा। क्या यह बात सच नहीं है कि अमेरिका ने तालिबान से चुपचाप हाथ मिला लिए हैं? तालिबान तो आज तक अड़े हुए हैं। इधर दोहा में बातें चल रही हैं, उधर तालिबान बराबर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। आए दिन दर्जनों लोग मारे जा रहे हैं। मोदी सरकार को यह पता होना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान से अमेरिका की गहरी दोस्ती चल रही थी, तब तक अमेरिका ने भारत की तरफ झांका भी नहीं था। हमारे नेताओं को पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान में अमेरिका की जगह लेने की कोशिश बहुत गलत फैसला साबित हो सकता है। 1981 में अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बबरक कारमल भी यही चाहते थे कि रूसी फौजों की जगह भारतीय फौजें ले लें, लेकिन उनके इस आग्रह, उनके इस इंसिस्टेंस को टाल दिया गया था। और आज भी अफगानिस्तान की आवाम के दिलों में भारत के लिए बहुत इज्जत है और भारत ने यह इज्जत बहुत कुर्बानियां देकर कमाई है।
इसलिए अमेरिकी फौजों की वापसी के दौरान मोदी सरकार को अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, क्योंकि भारत को अब दुश्मनों की नहीं, दोस्तों की जरूरत है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।